आज हम देखने जा रहे हैं 2025 में रिलीज हुई एक जबरदस्त वायरल सीरीज जिसका नाम है वीक हीरो क्लास सीजन 2 और फिलहाल शियुन वहीं पढ़ रहा है। लेकिन अब शियुन किसी से बात नहीं करता और उसके जीवन में दूसरी बार किसी को दोस्त बनाने की हिम्मत नहीं है। पूरे स्कूल में शियुन को लेकर एक अफवाह फैली हुई है। सबको लगता है कि शियुन ने अपने पुराने स्कूल में एक लड़के को पेन से मार डाला था, इसलिए ज्यादातर लोग उससे दूर रहने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि स्कूल के गुंडे लड़के भी उससे पंगा लेने नहीं आते थे। हालांकि सोहू के साथ जो घटना घटी उसके बाद काफी समय बीत चुका है, लेकिन शियुन अब भी खुद को सामान्य नहीं बना पाया है। उसे आखिरी बार कब चैन से नींद आई थी ये भी उसे याद नहीं। यहाँ तक कि उसने पढ़ाई से भी खुद को बहुत दूर कर लिया है। वो बस एक औपचारिकता निभाने के लिए अपने ग्रेजुएशन का इंतजार कर रहा है। वो अपने जीवन में घटित उस हादसे से राहत पाने के लिए फिलहाल एक साइकाइट्रिस्ट के अंडर में है। सीजन 1 के अंत में हमने जिस लड़के को देखा था उसका नाम है ह्यूमन। ह्यूमन हमेशा शियुन से लड़ाई की योजना बनाता रहता था। वो अक्सर शियुन को परेशान करता था, लेकिन शियुन अब पहले जैसा किसी झगड़े में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए वो चुपचाप अपने हिसाब से रहता। अब हम शियुन की क्लास में जून ताए नाम के एक लड़के को देखते हैं। जून ताए बहुत ही सरल स्वभाव का और भोला लड़का था, इसलिए ह्यूमन और उसके साथियों का पहला टारगेट वही बनता है। उनके डर से जून ताए को सुबह बहुत जल्दी स्कूल आना पड़ता था और सभी को अलग-अलग फ्लेवर के दूध डिलीवर करना पड़ता था। साथ ही उसे क्लास के सभी लोगों के फोन चुराकर ह्यूमन को देने पड़ते थे, वरना वे लोग उसे पीटते थे। बाकियों की तरह जून ताए भी शियुन के बारे में सब जानता था, इसलिए वो भी उससे डरकर दूर रहता था। इस बीच ह्यूमन को शियुन का एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं आता। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि जून ताए उससे भी ज्यादा शियुन से डरता है। ये बात उसे काफी बुरी लगती है, इसलिए ह्यूमन जून ताए से कहता है कि आज वो शियुन का फोन चुरा लाए और कहता है कि अगर शियुन कुछ कहने आए तो वो देख लेगा। जून ताए मजबूरी में शियुन का मोबाइल चुराकर ह्यूमन को दे देता है। क्लास खत्म होने के बाद शियुन अपना फोन ढूंढने आता है। वो जून ताए से पूछता है कि उसका मोबाइल कहाँ गया, क्योंकि हर दिन क्लास शुरू होने से पहले फोन जमा करने की जिम्मेदारी जून ताए की होती थी। जून ताए शियुन के सवाल से बहुत डर जाता है और घबरा कर कहता है कि उसने तो फोन यहीं रखा था, अब कहाँ गया उसे नहीं पता। लेकिन शियुन उसकी बात सुनकर सब समझ जाता है कि ह्यूमन के कहने पर जून ताए ने ऐसा किया है, इसलिए वो जून ताए से कुछ नहीं कहता। जून ताए इससे हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे भी समझ आ जाता है कि शियुन सब समझ चुका है कि उसने उसके फोन के साथ कुछ किया है। फिर भी शियुन ने कुछ नहीं कहा, जिससे जून ताए को बहुत गिल्ट महसूस होता है। वो दौड़कर शियुन के पास जाता है और कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे तेरे फोन के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन अगर तू चाहे तो मैं तुझे नया फोन दिलाने के पैसे दे सकता हूँ, क्योंकि फोन की जिम्मेदारी मेरी थी। लेकिन शियुन उसे कहता है, इन सब की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है मेरा फोन किसने लिया है। मैं तुझसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो खुद को नहीं बचा सकता वो एक निकम्मा है। इतना कहकर शियुन वहां से चला जाता है और शियुन का निकम्मा कहना जून ताए के दिल में जैसे छप जाता है। वो खुद को सच में निकम्मा समझने लगता है। अगले दिन जब शियुन स्कूल में आता है, वो देखता है कि ह्यूमन और उसके साथी फिर से जून ताए को पीट रहे हैं। शियुन को अपने अतीत की बातें याद आ जाती हैं। उसका दिल करता है कि उन सबको एक एक करके सबक सिखाए, लेकिन उसने सोहू से वादा किया था कि वो अब कभी खुद को ऐसी किसी मुसीबत में नहीं डालेगा। इसीलिए वो बस ह्यूमन की ओर एक नजर डालता है और चुपचाप वहां से निकल जाता है। लंच टाइम में जून ताए शियुन के पास आता है और उसे एक मिल्क शेक देता है। फिर वो दिल से माफी मांगता है और कहता है कि उसने ही उसका फोन चुराया था। शियुन बिना कुछ कहे वहां से जाने लगता है। तभी जून ताए उसे रोककर कहता है, मुझे खुद भी पता है कि मैं एक निकम्मा हूँ, लेकिन सच बताऊं तो मुझे ये समझ ही नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए। अन्याय के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत कैसे लाऊं, ये भी नहीं जानता।
क्या तुम मुझे सिखा सकते हो कि एक निकम्मा इंसान कैसे ना बना जाए? मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छे फाइटर हो। हमारे स्कूल में सब तुमसे डरते हैं, लेकिन न जाने क्यों मुझे लगता है कि तुम दिल से एक अच्छे इंसान हो। तब शियून जवाब देता है, न्यूटन का तीसरा नियम है, कोई भी रिएक्शन बिना किसी एक्शन के नहीं आता। ये कहकर शियून वहां से चला जाता है। जूनताए को ये बात अंदर तर झकझोर देती है। वो बार बार शियून की कही उस एक लाइन को सोचता रहता है। वो समझ जाता है कि शियून उसे कुछ करने का इशारा दे गया है। अगले दिन जूनताए बहुत हिम्मत करके सुबह सुबह स्कूल आता है। वो ह्यूमन के क्लब का लॉकर तोड़ देता है और वहां से सारे चोरी हुए मोबाइल फोन निकालकर हर एक छात्र की डेस्क पर रख देता है। साथ ही वो सभी से माफी मांगते हुए एक एक चिट्ठी भी लिखता है। शियून के लिए उसने जो चिट्ठी लिखी थी उसमें बस लिखा था, थैंक यू। शियून समझ जाता है कि जो जूनताए ने किया है उसका अंजाम उसे भुगतना पड़ेगा, और वही होता है। जब ह्यूमन को इस पूरे मामले का पता चलता है, वो गुस्से से पागल हो जाता है और जूनताए को मारने की ठान लेता है। उधर जूनताए भी सब कुछ जानते हुए तैयार रहता है। वो अपने दांत बचाने के लिए मुंह में एक ब्रेड का टुकड़ा डाल लेता है, और तभी वहां आता है ह्यूमन। वो जूनताए को मारना शुरू कर देता है। वो उसे जमीन पर गिरा देता है और बार बार लातों से मारता है। ये सब शियून देख रहा होता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं करता, क्योंकि वो खुद को अब इन झगड़ों से दूर रखना चाहता था। लेकिन जब वो देखता है कि जूनताए को ठीक उसी तरह मारा जा रहा है जैसे कभी उसके सबसे अच्छे दोस्त सोहू को मारा गया था, तब वो और चुप नहीं रह पाता। शियून ह्यूमन के पास जाता है और उसे रुकने को कहता है, लेकिन ह्यूमन इस पर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और शियून को जोर से एक घूंसा मारता है, क्योंकि ह्यूमन तो वैसे भी शियून से लड़ने के लिए बहाना ढूंढ ही रहा था। हालांकि उसने शियून को मारा, फिर भी शियून चुप ही रहा, क्योंकि उसने सोहू से वादा किया था कि वो अब कभी किसी लड़ाई में नहीं पड़ेगा। दूसरी ओर हम स्कूल की बास्केटबॉल टीम के कुछ प्लेयर्स को देखते हैं, जहां युनताक नाम का एक लड़का था। जब उसे पता चलता है कि ह्यूमन उनके क्लास में झगड़ा कर रहा है, वो सीधा क्लासरूम में चला आता है। शियून ह्यूमन की ओर बहुत गुस्से से देख रहा होता है, जिससे ह्यूमन भी थोड़ा डर जाता है, क्योंकि वो शियून के अतीत के बारे में बहुत कुछ सुन चुका था। फिर भी सबके सामने अपमानित न होने के लिए ह्यूमन फिर से शियून को घूंसा मारने की कोशिश करता है, लेकिन शियून आसानी से उस हमले से बच जाता है। इससे ह्यूमन को बहुत शर्मिंदगी होती है और वो गुस्से में जाकर पास के लॉकर पर हाथ मारता है। जैसे ही वो फिर से शियून पर हमला करने जाता है, तभी युनताक आकर उसे रोक देता है। वो बस उसे एक किक का इशारा करके डराता है। इससे ह्यूमन डर जाता है और कोई बहाना बनाकर अपने दोस्तों के साथ वहां से चला जाता है। युनताक तब शियून की तरफ देखता है और कहता है, तुझे बचाना मेरा फर्ज था, शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं। लेकिन शियून कुछ नहीं कहता। वो बस जुनताए के पास जाकर उसके चश्मे सनग्लास को लौटाता है और उसे स्कूल के डॉक्टर के पास ले जाने लगता है। युनताक ये देखकर हैरान रह जाता है। वो सोचने लगता है, ये कैसा लड़का है, मैं इसे बचाने आया और इसने मुझे धन्यवाद तक नहीं कहा। दूसरी तरफ जुनताए डॉक्टर के पास ना जाकर सीधे एक रूम में चला जाता है और खुद ही अपने जख्मों पर मरहम लगाने लगता है। शियून उससे पूछता है कि वो डॉक्टर के पास क्यों नहीं गया। जुनताए जवाब देता है, अगर टीचर्स को सब कुछ पता चल गया तो ह्यूमन फिर से आकर मुझे मारेगा। इधर युनताक स्कूल के क्लब एरिया के पास पहुंचता है और वहां कुछ बिगड़े हुए लड़कों को शियून के बारे में बात करते सुनता है। वो उनके पास जाकर पूछता है, तुम लोग शियून के बारे में क्या कह रहे थे? तब वे सब कहते हैं, शियून बहुत ही खतरनाक लड़का है। हमने सुना है कि वो एक साइको है। उसने अपने पुराने स्कूल के कुछ छात्रों की ऐसी हालत कर दी थी कि अब तो इस स्कूल में भी सब उससे डरते हैं। आज क्लास में ह्यूमन भी उसे मारने से डर रहा था। लेकिन युनताक को शियून उतना बुरा नहीं लगता जितनी बुरी बातें उसके बारे में फैलाई गई थी। इसलिए वो उन लड़कों को कहता है, किसी के बारे में बिना पूरी सच्चाई जाने उसकी बदनामी मत करो। दूसरी ओर जुनताए कई दिनों से देख रहा था कि शियून क्लास में अक्सर सो जाता है, इसलिए वो उसके लिए कुछ विटामिन्स ले आता है।
क्योंकि वो स्कूल में मिल्कशेक डिलीवरी करता है, उसे विटामिन्स की अच्छी जानकारी थी। हालांकि शियून पहले उन्हें लेने से मना करता है, लेकिन जुनताए जबरदस्ती उसे दे लेता है। उसी रात जैसे हर दिन होता था, शियून उस रात भी ठीक से सो नहीं पा रहा था। वो स्लीपिंग पिल्स लेने ही वाला था, तभी उसकी नजर जुनताए द्वारा दिए गए विटामिन्स पर पड़ती है, तो वो उन्हें आजमाता है। और अजीब बात ये होती है कि उसी रात उसे बहुत अच्छी नींद आती है, जो वो कई महीनों से नहीं ले पाया था। क्योंकि जब से सोहू की मौत हुई थी, शियून का मानसिक हालात बहुत खराब हो चुका था। अगले दिन शियून स्कूल जाकर जुनताए को धन्यवाद कहता है। इससे जुनताए बहुत खुश हो जाता है और फिर इसके बाद से वो हमेशा शियून के साथ घुलने मिलने की कोशिश करता है और शियून भी अब ज्यादा ऐतराज नहीं करता। लेकिन दूसरी ओर ह्यूमन अब शियून से बदला लेने की योजना बना रहा था। इसलिए वो आज शियून और जुनताए के पास आता है और कहता है, अरे यार, दोस्तों के बीच तो कभी कभी थोड़ी बहुत लड़ाई हो ही जाती है। मैं तो बस तुमसे थोड़ा मजाक कर रहा था। चलो अब सब भूल जाओ, आज से हम तीनों दोस्त। लेकिन शियून और जुनताए बोलो ही उससे कोई बात नहीं करते। तभी ह्यूमन कहता है, आज क्लास में तूने युनताक को धन्यवाद नहीं कहा, इसलिए वो तुझसे बहुत नाराज है और वो तेरे साथ फाइट करने की प्लानिंग कर रहा है। इसके बाद ह्यूमन युनताक के पास जाता है और कहता है, तू मेरी जिंदगी में टांग अड़ाकर बहुत बड़ी गलती कर बैठा है। क्या तुझे पता नहीं कि अब मैं और शियून बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं? शियून खुद ही कह रहा था कि वो तुझे सबक सिखाएगा। फिर ह्यूमन का एक साथी चालाकी से जुनताए को एक जगह पर ले जाता है। उधर ह्यूमन खुद जाकर युनताक को बास्केटबॉल क्लब रूम में बुलाता है और वहां पहुंचकर सब कुछ तोड़-फोड़ कर देता है। इस बीच शियून जब काफी देर तक जुनताए को नहीं देख पाता, वो उसे कॉल करता है। लेकिन तभी वहां ह्यूमन आता है और कहता है, जुनताए को युनताक ने क्लब रूम में बंद कर दिया है। शियून फौरन क्लब रूम की तरफ दौड़ता है और वहां जाकर देखता है कि जुनताए सचमुच बंद है। लेकिन शियून बहुत स्मार्ट था, इसलिए वो समझ जाता है कि ये सब ह्यूमन की ही चाल है। उधर ह्यूमन का एक साथी युनताक के पास जाता है और कहता है, शियून तुझसे बहुत नाराज है, उसने तेरे बास्केटबॉल क्लब रूम को तहस नहस कर दिया। अब युनताक शियून पर बहुत गुस्सा हो जाता है। वो क्लब रूम की ओर देखता है और देखता है कि सचमुच शियून वहां से बाहर निकल रहा है। वो चिल्लाकर कहता है, तू बहुत ज्यादा कर रहा है शियून, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन शियून बस उसकी तरफ देखता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। युनताक जब क्लब रूम के अंदर जाता है तो देखता है कि सब कुछ टूट फूट चुका है। वो यही सोचता है कि ये सब शियून ने किया है। दूसरी ओर शियून जुनताए के साथ घर लौट रहा होता है। तभी जुनताए उसे कहता है, तू बार बार शॉर्टकट रास्ता मत लिया कर, क्योंकि वहां बहुत सारे बिगड़े हुए लड़के रहते हैं। लेकिन तभी युनताक पीछे से आकर शियून से पूछता है, तूने हमारे साथ ऐसा क्या किया है जो तूने हमारे क्लब रूम को इस हाल में पहुंचा दिया? जुनताए कुछ समझाने की कोशिश करता है, कहना चाहता है कि कोई गलतफहमी हुई है, लेकिन युनताक उसे चुप करवा देता है। वो शियून से कहता है, तू खुद को क्या समझता है? लोग तुझसे डरते हैं तो तू हमेशा ऐसे मिजाज में रहता है। इतना घमंड किस बात का है तुझे? शियून यहाँ कोई बहस नहीं करना चाहता था। वो कहता है, अगर तू मुझसे लड़ना चाहता है तो मैं तैयार हूँ। शियून का ये एटीट्यूड देखकर युनताक बहुत गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, क्या तू समझता है कि मुझे तेरे बारे में कुछ नहीं पता? तेरा तो काम ही है लोगों की जिंदगी बर्बाद करना। तेरे ही कारण तेरा दोस्त हमेशा के लिए अपाहिज हो गया। युनताक की ये बात सुनकर शियून बहुत गुस्से में आ जाता है। उसे अपने अतीत की सारी बातें याद आ जाती हैं। इसलिए वो युनताक को मारने की कोशिश करता है, लेकिन युनताक बहुत अच्छा फाइटर था। तब शियून गुस्से में आकर अपने पेन से हमला करने जाता है, लेकिन ठीक उसी वक्त ह्यूमन अपने साथियों को लेकर वहां आ जाता है। अब शियून और युनताक दोनों समझ जाते हैं कि ये सब ह्यूमन की चाल थी। उसने दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया था। अब ह्यूमन अपने दोस्तों के साथ मिलकर दोनों पर हमला कर देता है, तो शियून और युनताक भी लड़ाई शुरू कर देते हैं। लेकिन ह्यूमन ने कई लड़कों को बुलाया था, इसलिए संख्या में वो बहुत ज्यादा थे। शुरुआत में शियून और युनताक ने उन्हें जमकर पीटा, लेकिन बाद में थक कर कमजोर पड़ गए और ह्यूमन के साथी उन्हें पीटते रहे। लेकिन तभी वहाँ एक लड़का आता है, हू मिन। हुमिन एक बहुत ही एनर्जेटिक और मजाकिया लड़का था। उसे जिंदगी का हर पल मजे से जीना पसंद था। वो वहां आकर सबको कहता है, ए दोस्तों, बताओ तो जरा मेरी नई हेयर कलर कैसी लग रही है? युनताक कहता है, तू तो जोकर लग रहा है।
हुमिन दरअसल यूनजांग हाई स्कूल का लीडर था। उससे स्कूल के सभी गुंडे डरते थे। कुछ दिन पहले वो एक बड़ी लड़ाई में फंस गया था, इसलिए उसे स्कूल से एक हफ्ते के लिए सस्पेंड किया गया था। ह्यूमन उसे देखकर डर जाता है और अपने हाथ का बैट गिरा देता है। वो कहता है, हम सब दोस्त हैं, बस थोड़ी मस्ती कर रहे थे। लेकिन ह्यूमन एक बास्केटबॉल उठाकर ह्यूमन को जोर से मारता है। ह्यूमन किसी तरह अपने साथियों को लेकर वहां से भाग जाता है। अब युनताक को समझ में आता है कि उसने शियून को बहुत तकलीफ दी है। वो शियून से माफी मांगता है। हालांकि ह्यूमन को असल में कुछ समझ नहीं आता, फिर भी वो युनताक से कहता है, झुककर माफी मांग। लेकिन शियून बहुत थका हुआ था, इसलिए वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सस्पेंड होने के बाद हुमिन जब पहले दिन स्कूल आता है तो वो स्कूल के हर एक स्टूडेंट को हेलो कहता है और स्कूल के गुंडे लड़कों को छोड़कर बाकी सभी उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि जब वो स्कूल में होता है तब कोई भी अन्याय करने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन तभी शियोन, जुनताए, हुमिन और युनटाक को स्कूल के प्रिंसिपल बुलाते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल को उनकी फाइट के बारे में पता चल गया था। इसलिए सजा के तौर पर प्रिंसिपल उन्हें स्कूल के कुछ काम करने को देते हैं। लेकिन शियोन और युनटाक किसी भी हालत में ये सजा मानना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्होंने तो कोई गलती नहीं की थी। लेकिन हुमिन जल्दी से दोनों के सिर झुकाकर जबरदस्ती प्रिंसिपल से माफी मांग लेता है और किसी तरह सबको वहां से बाहर निकाल लेता है। इसके बाद युनटाक कल की बात के लिए शियोन से फिर से माफी मांगता है। शियोन उसे माफ कर देता है, लेकिन वो हुमिन से कहता है कि दोबारा कभी उसके सर को हाथ ना लगाए। इतना कहकर जैसे ही शियोन चला जाता है, हुमिन शरारत में उसके बाल बिखेर देता है और कहता है, दोस्ती में ये तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन शियोन कुछ नहीं कहता। इसके बाद स्कूल के मैदान में हुमिन और युनताक बास्केटबॉल प्रैक्टिस कर रहे थे और जुनताए और शियोन उन्हें देख रहे थे। तब जुनताए शियोन से कहता है, तुम्हें हुमिन थोड़ा अजीब लग सकता है क्योंकि वो थोड़ा अलग है, लेकिन उसका दिल बहुत अच्छा है। जब वो स्कूल में होता है तो पूरा स्कूल शांति से रहता है। इसके बाद जुनताए एक गैंग की बात करता है जिसका नाम था यूनियन। उनके शहर के लगभग हर स्कूल का इस यूनियन से कनेक्शन था। यूनियन के दो प्रमुख लीडर थे, बेकजिन और सैंगजी। बेकजिन इस पूरे नेटवर्क का मुख्य लीडर था। वे लोग हर स्कूल के स्टूडेंट्स के जरिए गैर कानूनी धंधे चलाते थे। यूनियन में शामिल होने के लिए पहले उन्हें कई चीजें चोरी कर लानी होती थीं और यूनियन द्वारा दिए गए कई टास्क पूरे करने होते थे, तभी वे यूनियन के मेंबर बन सकते थे। और एक बार अगर कोई यूनियन का सदस्य बन जाता तो उसे कई बड़े गैर कानूनी सौदे मिलते, जिससे वे काफी पैसा कमा सकते थे। साथ ही उस गैंग की ताकत से वे अपनी धौंस जमा सकते थे। और हुमिन भी इसी वजह से स्कूल के स्टूडेंट्स का मोबाइल चोरी कर रहा था ताकि वो यूनियन का सदस्य बन सके। हालांकि शहर के लगभग हर स्कूल का यूनियन से संबंध था, लेकिन योंगजांग हाई स्कूल इन सब से दूर था, सिर्फ हुमिन की वजह से। क्योंकि एक बार हुमिन ने यूनियन के लड़कों की इतनी बुरी तरह पिटाई की थी कि उसके बाद वे फिर कभी इस स्कूल की ओर देखने की हिम्मत नहीं कर पाए। लेकिन अब अगर वे योंगजांग हाई के किसी स्टूडेंट को देख लेते हैं तो उन्हें तंग करते हैं, बस हुमिन को छोड़कर। ये सब जानकर शियोन चौंक जाता है, क्योंकि वो हमेशा सोचता था कि फाइटिंग एक बुरी चीज है, लेकिन अब वो देखता है कि इस स्किल को अच्छे काम के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसा कि हुमिन करता है। दूसरी तरफ हुमिन ने जो फोन इकट्ठा किए थे वे जुनताए ने सबको वापस दे दिए थे। इस वजह से हुमिन यूनियन का टारगेट पूरा नहीं कर पाया, इसलिए यूनियन के लड़के अब उसे बुरी तरह पीट रहे थे। उधर जब यूनियन का लीडर बेकजिन इस बारे में सुनता है तो वो सैंगजी को कॉल करके कहता है कि हुमिन के बारे में जाकर जानकारी लाएं। अब स्कूल की तरफ लौटें तो प्रिंसिपल द्वारा दी गई सजा ये थी कि वीकेंड के दिन उन्हें स्कूल के म्यूजियम में विजिटर्स को एंटरटेन करना होगा। इसलिए सबने अलग अलग कॉस्ट्यूम पहन लिए थे। शियोन को भी एक अजीब सा कॉस्ट्यूम पहनना पड़ा, जिससे वो बहुत असहज महसूस कर रहा था। जबकि बाकी सभी इवेंट का मजा ले रहे थे, शियोन हमेशा की तरह शांत था। अब लंच टाइम में हुमिन सबको लंच पर ले जाता है। वो हमेशा की तरह बहुत मस्ती कर रहा था। खाना खाते वक्त वो युनटाक से कहता है, म्यूजियम की दो लड़कियों ने मुझे अपना फोन नंबर दिया है, शायद वे मेरे साथ डेट करना चाहती हैं। युनटाक मजाक में कहता है, निश्चित ही उन्होंने तुझे फेक नंबर दिया होगा, तेरे जैसे जोकर के साथ कौन डेट करेगा। लेकिन हुमिन मानने को तैयार नहीं था। युनटाक उसे चैलेंज करता है कि वो उन नंबरों पर कॉल करे। जब कॉल किया जाता है तो पता चलता है कि वे दोनों नंबर फेक थे।
ये देखकर शियोन छुपकर हंस रहा था, लेकिन हुमिन मस्ती करते हुए एक चॉपस्टिक शियोन की जैकेट में डाल देता है और धीरे से यूनटाक से कहता है, मैंने सुना है शियोन गुस्से में आकर पेन घुसेड़ देता है, तू ही चॉपस्टिक निकाल लेना। ये सुनकर शियोन सीधे वॉशरूम चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर आता है, उसका रास्ता रोकता है सैंगजी, जो कि बेकजिन के यूनियन गैंग का एक सदस्य था। उसने सैंगजी के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, इसलिए वो आज उसे खुद देखने आया था। शियोन सैंगजी की बातों से समझ जाता है कि वो यूनियन से जुड़ा है, इसलिए वो वहीं पर बहुत सतर्क हो जाता है। लेकिन वो सैंगजी की तरफ बहुत गुस्से भरी नजर से देख रहा था। सैंगजी यहाँ शियोन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन शियोन उसकी किसी बात का जवाब नहीं देता और शियोन का ये एटीट्यूड सैंगजी को बिल्कुल पसंद नहीं आता। इसलिए वो शियोन को बार बार मारने की कोशिश करता है, लेकिन शियोन बहुत स्मार्ट था, इसीलिए वो हर एक अटैक से बड़ी आसानी से बच जाता है। ये बात सैंगजी को काफी दिलचस्प लगती है, इसलिए वो वहीं शियोन की एक फोटो खींच लेता है और कहता है कि आज वो यहाँ लड़ने नहीं आया, बस उसे हेलो कहने आया था। इतना कहकर सैंगजी वहां से चला जाता है। उधर जब बहुत देर हो जाती है और शियोन वापस नहीं आता, तो हुमिन वॉशरूम में चेक करने आता है और तभी उसकी मुलाकात सैंगजी से होती है। सैंगजी हुमिन से कहता है कि बेकजिन उसे बहुत मिस कर रहा है, इसलिए उसने उसे अपने पास बुलाया है। लेकिन हुमिन उसे जवाब देता है, तुम लोग इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो? मैंने कितनी बार कहा कि हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स से दूर रहो, फिर भी तुम लोग हमारे पीछे पड़े हुए हो। जाकर बेकजिन से कह देना, वो जो चाहता है वो कभी नहीं होगा। इसके बाद सैंगजी वहां से चला जाता है और तभी शियोन वहां पहुंचता है। तब हुमिन शियोन को सैंगजी और उसके लोगों से दूर रहने को कहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं बेकजिन को। उसे उसके स्कूल से एक अवार्ड दिया जा रहा था, क्योंकि वो स्कूल का सबसे होशियार स्टूडेंट था। अपनी शानदार पढ़ाई के चलते ही वो ये अवार्ड पा रहा था। बेकजिन दरअसल बिल्कुल शियोन जैसा था, पढ़ाई में बेहद ध्यान देने वाला और अपने स्कूल की रैंकिंग में सबसे ऊपर। लेकिन वो वास्तव में कोई अच्छा लड़का नहीं था। वो सबके नजरों से छिपाकर यूनियन चला रहा था, जिसका किसी को बाहर से कोई अंदाजा नहीं था। उधर ह्यूमन फिर से कई मोबाइल इकट्ठा करके बेकजिन के लोगों के पास आता है और कहता है कि वो खुद अपने हाथों से बेकजिन को फोन देना चाहता है। लेकिन बेकजिन वहां मौजूद नहीं था, इसलिए उसके साथी ह्यूमन को एक एड्रेस दे देते हैं जहां जाकर वो बेकजिन से मिल सकता था। बेकजिन जब अपना काम खत्म करता है तो वो सीधे उस जगह पर चला जाता है, लेकिन असल में ये ह्यूमन का एक जाल था। वो बेकजिन को मारने के लिए अपने साथियों को लेकर वहां आया था, क्योंकि उसने बेकजिन के लिए बहुत कुछ किया था, लेकिन सिर्फ एक बार फोन न पहुंचा पाने के कारण बेकजिन ने अपने लोगों से उसे बुरी तरह पिटवाया था। ह्यूमन को लगता था कि बेकजिन लड़ाई करना नहीं जानता, क्योंकि वो तो हमेशा पढ़ाई में ही बिजी रहता है और बस सैंगजी की ताकत का इस्तेमाल करता है, जो कि एक अच्छा फाइटर है। लेकिन जब ह्यूमन और उसके साथी बेकजिन पर हमला करते हैं तो पता चलता है कि बेकजिन खुद बहुत ही बेहतरीन फाइटर है। वो कुछ ही सेकंड में सबको बुरी तरह मार देता है और उन्हें बर्बाद कर देता है। इसके बाद वो ह्यूमन से कहता है, मुझसे लड़ाई करनी है तो अगली बार ट्रेनिंग लेकर आना। अब सैंगजी बेकजिन को शियोन की फोटो भेजता है और कहता है कि अब हमें इस नए स्टूडेंट से निपटना होगा, क्योंकि उसके अंदर हमसे जरा भी डर नहीं है। दूसरी तरफ हुमिन और यूनटाक सभी को बाहर घूमने ले जाना चाहते थे, लेकिन शियोन कहता है कि उसका एक जरूरी काम है। ये कहकर वो हॉस्पिटल में सोहू से मिलने चला जाता है और हुमिन यूनटाक और जूनटाई को लेकर अपने रेस्टोरेंट में ले जाता है, जो कि हुमिन के पापा का था। वहां जूनटाई कहता है, मुझे शियोन की हमेशा चिंता रहती है, क्योंकि वो बहुत बहादुर है और इसी वजह से अब लगभग सबका टारगेट बन गया है। हुमिन तब शियोन को कॉल करने के लिए बाहर आता है। यहाँ दिखाया जाता है कि हुमिन ने अपने फोन में शियोन का नाम अभिमानी दोस्त शियोन के नाम से सेव किया है। वो शियोन को कॉल करके सावधान रहने को कहता है, लेकिन ठीक उसी वक्त शियोन देखता है कि हॉस्पिटल के सोहू के रूम के सामने सैंगजी खड़ा है। तब वो जल्दी से उसके पास जाकर पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सैंगजी तब कहता है, तुम अपने दोस्त सोहू से बहुत प्यार करते हो ना?
लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा दोस्त जिंदा रहे तो अभी मेरे साथ चलो। शियुन के पास अब कोई विकल्प नहीं था, इसलिए वो सैंगजी के साथ चला जाता है, जहां बेकजिन उसका इंतजार कर रहा था और वो वहां एक बहुत ही कठिन मैथ का सवाल हल कर रहा था। तभी शियुन बेकजिन से कहता है कि उसका उनके किसी भी काम में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन अगर वे सोहू के आसपास आते हैं या उसे जरा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो वो एक एक करके सभी को खत्म कर देगा। ये सुनकर बेकजिन उसे कहता है कि उसे भी शियुन में कोई दिलचस्पी नहीं है, उसकी दिलचस्पी सिर्फ हुमिन में है। इसलिए अगर वो सोहू को सुरक्षित रखना चाहता है तो उसे हुमिन और उसके दोस्तों से दूर रहना होगा, लेकिन वो शियुन की जिंदगी में किसी तरह दखल नहीं देगा। शियुन तब उसकी बात मान लेता है और वहां उसका अधूरा मैथ का सवाल हल कर देता है, क्योंकि शियुन ने देखा था कि बेकजिन वो सवाल हल नहीं कर पा रहा था। इससे बेकजिन को समझ में आता है कि शियुन वाकई बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट है। अब बेकजिन सैंगजी को हुमिन को फंसाने का प्लान बनाने को कहता है। दूसरी ओर देखा जाता है कि हुमिन के पापा को पुलिस स्टेशन लाया गया है, क्योंकि कुछ लड़कों ने फेक आईडी इस्तेमाल करके उनके रेस्टोरेंट से ड्रिंक्स खरीदे थे। इसलिए हुमिन के पापा पर आरोप लगाया गया है कि वो नाबालिगों को ड्रिंक्स बेचते हैं। लेकिन हुमिन के पापा बार बार पुलिस से कह रहे थे कि उन लड़कों ने पहले आईडी दिखाई थी, तभी उन्होंने सेल किया। तभी वहां खबर पाकर हुमिन आता है और देखता है कि जिन लोगों ने उसके पापा को फंसाया है वे असल में बेकजिन के आदमी हैं। लेकिन किसी तरह वो उस दिन के लिए अपने पापा को छुड़ा लेता है और ठीक तभी बेकजिन उसे फोन करता है और इमरजेंसी में उससे मिलने के लिए कहता है। अब अगले दिन शियुन स्कूल के बास्केटबॉल क्लब में आता है, जहां हुमिन उसके साथ मजाक करना शुरू करता है और बार बार उसे दोस्त कहता है। लेकिन आज शियुन हुमिन के साथ बहुत बुरा व्यवहार करता है। वो कहता है, क्या मैंने कभी तुझसे कहा कि तू मेरा दोस्त है? तू हमेशा मेरे पीछे क्यों पड़ा रहता है? क्या मेरा बर्ताव देखकर भी तुझे समझ नहीं आता कि मैं तुम लोगों से दूर रहना चाहता हूँ? तब हुमिन उसे एक शब्द भी और कहने नहीं देता। वो कहता है, आज से मेरी और तेरी राहें अलग हैं। मैंने तुझे अपना दोस्त समझकर बहुत बड़ी गलती की है। अब से तू अपनी मर्जी से जी सकता है। शियुन तब वहां से चुपचाप निकल जाता है, लेकिन जुनताए उसके पीछे भागता है और कहता है, तुम्हें क्या हो गया है? तुमने हुमिन के साथ ऐसा क्यों किया? मैं जानता हूं कि तुमने जो कहा वो तुम्हारे दिल की बात नहीं थी। शियुन तब जुनताए से कहता है, सुन जुनताए, मैं तुम लोगों के साथ घुलने मिलने से बेहतर अकेले रहना पसंद करता हूं, इसलिए मुझसे दूर रहो। इसके बाद स्कूल खत्म होने पर शियुन जब अपने घर लौट रहा होता है, तब रास्ते में उसकी मुलाकात बेकजिन के लोगों से होती है। वे उससे लड़ाई करना चाहते थे, लेकिन तभी एक आदमी कहता है कि कल रात बेकजिन के साथ उसका एक डील हुआ है, इसलिए बेकजिन ने उन्हें शियुन से दूर रहने को कहा है। इस वजह से वे अब उसे कुछ नहीं कहते। उधर हुमिन बेकजिन से मिलने जाना चाहता था, लेकिन वो जुनताए और युनटाक से कहता है कि आज उसका एक डेट है, इसलिए वो वहां जा रहा है। ये कहकर वो बेकजिन से मिलने चला जाता है। इधर जुनताए और युनटाक के पास सैंगजी अपने आदमियों को लेकर आता है और सैंगजी को देखकर युनटाक को उनके अतीत की कुछ घटनाएं याद आ जाती हैं। इसलिए इंताक जानता था कि सैंगजी कितना खतरनाक है, और क्योंकि जुनताए बहुत कमजोर था, सैंगजी उसे वहां से भाग जाने को कहता है। हालांकि जुनताए किसी भी हालत में जाना नहीं चाहता था, लेकिन जब इंताक जोर देता है तो वो किसी तरह वहां से भाग जाता है। लेकिन सैंगजी के लोग उसका पीछा करते हैं। फिर भी जुनताए किसी तरह एक अपार्टमेंट में जाकर छिप जाता है और वहां से वो एक आदमी को कहते हुए सुनता है कि वे शियुन को ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर जुनताए बहुत डर जाता है और तुरंत शियुन को सावधान करने के लिए फोन करता है, लेकिन तभी यूनियन के लड़के उसे देख लेते हैं। उधर शियुन फोन पर जुनताए की चीख सुनकर समझ जाता है कि वो किसी मुसीबत में है, इसलिए वो दौड़कर उसे ढूंढने निकल पड़ता है। दूसरी ओर हुमिन बेकजिन के पास जाता है। वो बेकजिन से बहुत नाराज था। वहां वो बेकजिन से कहता है, तू आखिर चाहता क्या है बेकजिन? तुझसे बार बार कहा है कि हमसे दूर रहे, फिर भी तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है? लेकिन बेकजिन बहुत शांति से बात करता है। वो कहता है,
मैं चाहता हूँ कि तू हमारी यूनियन में शामिल हो। अगर तू मेरे साथ काम करेगा तो मैं तुझे सबसे बड़ी पोजीशन दूंगा और जब तक हम ग्रेजुएट करेंगे हमारा बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा। तब तू और मैं दोनों करोड़पति बन जाएंगे। हो सकता है तू मुझे अब दोस्त ना माने, लेकिन मैं आज भी तुझे अपना दोस्त मानता हूँ। असल में हुमिन और बेकजिन बचपन में बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन किसी कारणवश उनकी दोस्ती टूट गई थी। अब बेकजिन की बातों से हुमिन और भी गुस्से में आ जाता है और कहता है, मैं तुझे आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ, मुझसे और मेरे दोस्तों से दूर रहा। लेकिन तभी बेकजिन मुस्कुराकर कहता है, अच्छा हुमिन, इंताक कैसा है रे? ये सुनकर हुमिन समझ जाता है कि बेकजिन इंताक के साथ कुछ ना कुछ जरूर कर रहा है, इसलिए वो तुरंत वहां से निकल जाता है। जब बेकजिन के लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो वो एक एक कर सबको पीट कर वहां से चला जाता है। उधर दिखाया जाता है कि सैंगजी ने इंताक को बुरी तरह पीटा है। उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसमें खड़े होने की भी ताकत नहीं बची थी। तभी जूनताए उसे बचाने आता है, लेकिन सैंगजी उसकी भी वही हालत कर देता है और सैंगजी के लोग वहां उसका फाइट वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। और ठीक तभी शियून वहां पहुंच जाता है। शियून को देखकर सैंगजी और भी एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि वो तो बहुत समय से शियून को मारने के लिए बेताब था। इसलिए वो शियून को मारना शुरू कर देता है। हालांकि सैंगजी शियून से बेहतर फाइटर था, लेकिन शियून बहुत स्मार्ट था। वो ताकत से नहीं दिमाग से लड़ता है। इसलिए वो लड़ाई में हारने का नाटक करता है और जमीन से एक फूल का गमला उठा लेता है। फिर उस गमले की धूल सैंगजी की आंखों में झोंक देता है और उसकी चश्मा निकाल लेता है। फिर चश्मे के फ्रेम का एक हिस्सा तोड़कर सैंगजी के पैर में घुसा देता है। सैंगजी जोर से चिल्लाने लगता है। शियून तब उसे मारते मारते लगभग खत्म ही कर देना चाहता था, लेकिन सैंगजी फिर से शियून को मारना शुरू करता है। तब शियून जानबूझकर सिर्फ उसके उसी पैर पर हमला करता है ताकि वो और कमजोर हो जाए। अब जब सैंगजी शियून को लगातार मार रहा था और उसकी हालत बिगड़ रही थी, तब शियून अपने सिर से सैंगजी के उसी पैर पर जोरदार हमला करता है। इससे सैंगजी हार जाता है और ठीक उसी समय वहां हुमिन आ जाता है। लेकिन तब तक शियून और हुमिन दोनों ही थक कर जमीन पर गिर चुके थे। शियून तब सोहू से कहता है, सोहू, मुझे माफ कर दे यार, मैं तुझे दिया हुआ वादा निभा नहीं पाया। मैं फिर से इन झगड़ों में फंस गया हूँ। ये सुनकर हुमिन सोच में पड़ जाता है, क्योंकि वो नहीं समझ पा रहा था कि ये सोहू कौन है। लेकिन वो ये जरूर समझ गया कि सोहू शायद शियून के बहुत करीब है। उसे लगने लगा कि इन सब के लिए वो खुद ही जिम्मेदार है, क्योंकि उसी की वजह से शियून मुश्किलों में पड़ा और युनटैक का भविष्य भी बर्बाद हो गया। युनटैक कभी एक प्रोफेशनल ताइक्वांडो प्लेयर था। वो इंटरनेशनल टीम तक जाने वाला था, लेकिन क्योंकि वो हुमिन का बेस्ट फ्रेंड था, इसलिए बेकजिन के आदमी सैंगजी ने उसे पकड़ लिया। वहां बहुत सारे लोग थे और युनटैक अकेला उनसे नहीं लड़ पाया। सैंगजी ने जानबूझकर उसका पैर बुरी तरह तोड़ दिया। डॉक्टर ने तब से उसे किसी भी तरह की फाइट या एथलेटिक्स से दूर रहने को कहा। इस तरह युनटैक का पूरा करियर खत्म हो गया। उधर आज की घटना के बाद पुलिस सैंगजी को पकड़कर थाने ले जाती है, लेकिन वो बहुत आसानी से छूट भी जाता है। इधर शियून समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हुमिन और बेकजिन के बीच इतनी दुश्मनी की असली वजह क्या है। अब हमें बेकजिन और हुमिन के बचपन की कुछ झलकियां देखने को मिलती है। जब वो स्कूल में थे तब बेकजिन बहुत कमजोर था। स्कूल के बाकी बच्चे हमेशा उसका मजाक उड़ाते, उसे पीटते और हर बार हुमिन आकर उसे बचाता। यहीं से उनकी दोस्ती शुरू होती है। धीरे धीरे हुमिन उसे स्ट्रांग बनाता है, उसे फाइटिंग सिखाता है। फिर बेकजिन ने उन सभी से बदला लेना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वो बहुत खतरनाक होता गया। हुमिन ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन बेकजिन ने कभी उसकी बात नहीं मानी। इस तरह उनकी राहें अलग हो गईं, वे दोस्त से दुश्मन बन गए। हुमिन खुद को दोषी मानता है। वो सोचता है कि अगर उसने बेकजिन को फाइटिंग ना सिखाई होती तो शायद आज वो एक अच्छा इंसान होता। जब शियून हुमिन से बेकजिन के बारे में पूछता है तो हुमिन सिर्फ इतना ही कहता है कि वे बचपन में दोस्त है। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं बताता। बाद में हुमिन अकेले सड़क पर चलता है और बेकजिन को फोन करता है। वो कहता है, बेकजिन, चलो सब कुछ यहीं खत्म करते हैं। मैं दिल से तुझसे माफी मांगता हूँ। मुझे पता है मेरी वजह से तेरी जिंदगी ऐसी बन गई। अगर मैंने तुझे फाइटिंग ना सिखाई होती तो शायद तू आज एक अच्छा इंसान होता। मैं तेरे सामने हार गया हूँ। तू यही चाहता था ना कि मैं तेरे सामने झुक जाऊं,
तो आज मैं तुझे तेरा मनचाहा जवाब दे रहा हूं। लेकिन बेकजिन कोई जवाब नहीं देता और फोन काट देता है, क्योंकि उसके मेन हेडक्वार्टर में आज कोई मिलने आया है, चेयरमैन चोई। चेयरमैन चोई असल में पूरे यूनियन का असली बॉस है। उसके अंडर में सिर्फ एक यूनियन नहीं, बल्कि कई शहरों में कई यूनियन चलती हैं। वो इतना खतरनाक माफिया है कि यूनियन में हर कोई उससे डरता है। वो आज सैंगजी की गिरफ्तारी की खबर सुनकर खुद बेकजिन से मिलने आया है। उसे डर है कि कहीं सैंगजी ने पुलिस को उनके यूनियन के सीक्रेट्स न बता दिया हों। इसलिए वो बेकजिन को सख्त चेतावनी देता है कि अगर हमारे बिजनेस और यूनियन के बारे में पुलिस को जरा भी पता चला तो मैं तुझे खुद अपने हाथों से मार दूंगा। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। इसके बाद सैंगजी बेकजिन के पास आता है। बेकजिन उससे पूछता है कि क्या उसने पुलिस को कुछ बताया। सैंगजी कहता है, नहीं, पुलिस ने मुझे सिर्फ यंग हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को परेशान करने के लिए पकड़ा था, यूनियन का कोई जिक्र नहीं हुआ। फिर वो बेकजिन से कहता है, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तू, जिसे मैं अपना सबसे करीबी दोस्त मानता हूँ, एक बार भी मुझसे नहीं पूछता कि मैं कैसा हूँ। तुझे तो बस अपने यूनियन और बिजनेस की चिंता है। क्या तू एक बार भी ये सोच पाया कि मैं किस हालत में हूँ? उसकी बातों का बेकजिन के पास कोई जवाब नहीं होता। तब सैंगजे कहता है, अब मुझे सब समझ आ गया है। इस यूनियन में सिर्फ पैसे की कीमत है, इंसान की नहीं। मैं थोड़े वक्त के लिए इससे ब्रेक लेना चाहता हूँ, और जब तक मैं खुद वापस ना आऊं तब तक मुझसे कोई संपर्क मत करना। इतना कहकर वो चला जाता है। अगली सुबह हम शियून को स्कूल आते हुए देखते हैं, और वो देखता है कि उसके लिए हुमन और बाकी सभी दोस्त उसका इंतजार कर रहे हैं। शियून को अंदर है अंदर बहुत अच्छा लगता है। उसका कठोर दिल धीरे धीरे पिघलने लगता है। दोस्ती का एहसास उसकी जिंदगी में फिर से लौटने लगता है। अब हुमन सबको बताता है कि उसने बेकजिन से बात कर ली है और सारे झगड़े खत्म कर दिए हैं, इसलिए अब उन्हें यूनियन या किसी और से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद हुमिन के पास एक फोन आता है। उसे पता चलता है कि उस रात जिसने उसके पिता को फंसाया था, उन्होंने अब अपना प्लान बदल दिया है। उन्होंने फिर से पुलिस में शिकायत की है कि हुमिन के पापा ने उनसे कोई आईडी मांगा ही नहीं और बिना आईडी देखे ही उन्हें ड्रिंक्स बेच दिए। जब इस बात को लेकर हुमिन के पापा ने उन लोगों से बहस की तो उन्होंने उनके साथ जमकर मारपीट की। इसके तुरंत बाद बेकजिन हुमिन को एक टेक्स्ट करता है जिसमें लिखा था, जब तक तू हमारी यूनियन में शामिल नहीं होगा तब तक मैं तेरे पीछे से हटूंगा नहीं। ये पढ़ के हुमिन को जबरदस्त गुस्सा आता है। वो उन 3 लड़कों के पास जाकर उन्हें बुरी तरह पीट देता है जिन्होंने उसके पिता को मारा था। फिर वो बेकजिन को कॉल कर गालियों से भरे शब्दों में भला बुरा कहता है, लेकिन बेकजिन एक शब्द भी नहीं बोलता, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिल में अब भी हुमिन के लिए थोड़ी सहानुभूति थी, क्योंकि वे बचपन के दोस्त थे। उधर शियून की मां आज उससे मिलने आती है। उसे शियून की फाइटिंग और हाल की घटनाओं की सारी जानकारी मिल चुकी थी। वो शियून से कहती है, शियून, मैं और तुम्हारे पापा तुम्हें कितनी बार समझा चुके हैं। तुम अच्छे से जानते हो कि तुम्हारे अतीत में क्या हुआ था, फिर भी तुम वही रास्ता फिर से चुन रहे हो। लेकिन अब मैं ऐसा और नहीं होने दूंगी। मैंने तुम्हारे एडमिशन की सारी तैयारी कर ली है। अब तुम्हें विदेश में पढ़ने जाना होगा। प्रिंसिपल भी यही चाहते हैं कि तुम्हारा भविष्य यहां बर्बाद न हो। वो शियून को यह भी चेतावनी देती है कि वो इन बिगड़े हुए लड़कों से दूर रहे। हालांकि शियून बिल्कुल भी विदेश जाना नहीं चाहता था। तभी उसकी मां उसे कहती है, बचपन से ही तुम हमेशा अपने फैसले खुद ही लेते आए हो। तुमने कभी मुझे ये एहसास ही नहीं होने दिया कि मैं तुम्हारी मां हूं। क्या मेरा कोई अधिकार नहीं कि मैं अपने बेटे के लिए कोई सही फैसला ले सकूं? शायद मैं दुनिया की सबसे अभागी मां हूं, जिसके लिए उसका बेटा होते हुए भी जैसे नहीं है। अगर तुम मेरी कोई बात नहीं मानोगे तो मां कहलाने का कोई मतलब ही नहीं है। यह कहकर वो नाराज होकर वहां से चली जाती है। शियोन बहुत सोचने के बाद तय करता है कि वो सच में विदेश चला जाएगा, क्योंकि शायद उससे दूर जाने पर सुहू और बाकी दोस्तों के लिए सब बेहतर हो जाएगा। उधर हुमिन जब घर लौटता है तो उसके पिता उसे बुरी तरह डांटते हैं। उन्हें अब सब पता चल चुका था। वो कहते हैं कि मुझे शर्म आती है कि मैंने तेरे जैसे बेटे को जन्म दिया। तू इतना बड़ा हो गया फिर भी आज तक बेरोजगार घूमता है। पढ़ाई ही ठीक से कर लेता तो समझ में आता कि तू कुछ अच्छा करेगा, लेकिन तू हर तरह से निकम्मा निकला। यह सब सुनकर हुमिन अंदर से टूट जाता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि उसके पापा जो कह रहे हैं वो सच है। यहां तक कि सिर्फ उसके पापा ही नहीं, उसके दोस्त भी उसकी वजह से मुश्किलों में हैं। हुमिन सोच समझ के फैसला करता है।
वो बेगजिन के साथ काम करेगा, वो यूनियन में शामिल होगा। वो बेगजिन को कॉल करिए बात बताता है। बेगजिन बहुत खुश होकर उसे पहला टास्क देता है, किसी क्लब में जाकर एक लड़के को मारना और यूनियन का डर दिखाना। हालांकि हुमन को बिना कारण किसी को मारना पसंद नहीं था, लेकिन वो मजबूर हो जाता है। वो उस लड़के को मारता है, लेकिन फिर उसे दर्द की दवा के पैसे भी देता है। इसके बाद हुमन धीरे धीरे खुद को सब कुछ से दूर करने लगता है। वो स्कूल जाना बंद कर देता है। कुछ दिनों तक शियून और उसके दोस्त हुमन की कोई खबर नहीं पाते। शियून को चिंता होने लगती है। वो यूनताक और जुनताई से मिलने आता है, क्योंकि अगली सुबह उसे विदेश के लिए रवाना होना है। वो आज की रात अपने दोस्तों के साथ बिताना चाहता था और उन्हें ठीक से अलविदा कहना चाहता था। यूनताक और जुनताई वहां मौजूद थे, लेकिन होमेन नहीं। तो अब शियून हुमिन को कॉल करता है, पूछता है कि वो स्कूल क्यों नहीं आ रहा। हुमिन सिर्फ इतना कहता है, मैं बस थोड़ा ब्रेक ले रहा हूं, और कॉल काट देता है। इसलिए शियून उसे ये नहीं बता पाता कि वो जा रहा है। हालांकि यूनताक और जुनताई का दिल शियून के लिए बहुत दुखी था, लेकिन वे जानते थे कि यही उसके लिए सही फैसला है। वो शियून की तारीफ करते हैं और उसे मन छोटा न करने को कहते हैं। अगले दिन हम शियून को उसकी मां के साथ एयरपोर्ट में देखते हैं। कुछ ही पलों में उसे रवाना होना है। शियून इस सफर के लिए तैयार नहीं था, लेकिन वो सिर्फ एक वजह से राजी हुआ था, क्योंकि उसे लगने लगा था कि सारी परेशानियों की जड़ वही है। जिस तरह से सुहू के साथ हुआ, वैसा ही कभी ना कभी हुमिन या किसी और के साथ हो सकता है। इसलिए वो सब कुछ छोड़कर जा रहा था। लेकिन तभी जुनताई का कॉल आता है। शियून थोड़ा घबरा जाता है। जुनताई उसे कहता है, मेरी जिंदगी के जितने भी अच्छे पल थे वो सब तेरे साथ गुजरे हैं। तेरे कारण ही मुझे हुमिन और यूनताक जैसे दोस्त मिले। दोस्ती क्या होती है ये हमने तुझसे ही सीखा है शियून। शायद तुझे नहीं पता, लेकिन हम सभी जानते हैं कि सुहू तेरे लिए कितना मायने रखता है। तूने सुहू के लिए क्या क्या किया है वो भी हमें पता है, और आज भी तू उससे कितना प्यार करता है ये भी। लेकिन खुद को इन सब का जिम्मेदार मानना बंद कर शियून। चाहे सुहू हो या हम, किसी की भी हालत के लिए तू जिम्मेदार नहीं है। अपने आप को और मत सजा दे शियून। गलती तेरी नहीं है, गलती उन लोगों की है जो बिना वजह दूसरों की जिंदगी तबाह करने में मजा लेते हैं। जुनते की बातें सुनकर शियून अपनी आंखों के आंसू रोक नहीं पाता। उसे लगता है जैसे उसके सीने से एक भारी बोझ उतर गया हो। इतने दिनों बाद वो खुद को दोष मुक्त महसूस करता है। अब वो पूरी तरह से फैसला कर लेता है कि वो सुहू और अपने दोस्तों को छोड़कर नहीं जाएगा, क्योंकि वही उसके जीवन के सबसे अहम लोग हैं। शियून अपनी मां से कहता है, मेरे दोस्त ने कहा है कि मैं किसी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं हूं। अगर जो कुछ मेरे साथ हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तो फिर मैं क्यों अपना देश छोड़ूं? ये फैसला करके वो एयरपोर्ट से वापस अपने दोस्तों के पास लौट आता है। जूनताए और यूनताक उसे देखकर बेहद खुश हो जाते हैं, लेकिन शियून उनके पास से ये जानकर चौंक जाता है कि हुमिन अब यूनियन में शामिल हो चुका है और वो बेगजिन के लिए काम कर रहा है। तीनों दोस्त अब हुमिन को लेकर बेहद परेशान हो जाते हैं, इसलिए वे तीनों मिलकर हुमिन को खोजने उसके घर पहुंचते हैं। वहां जाकर वे देखते हैं कि हुमिन का पिता उसके बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं है, बल्कि वो कह रहा होता है कि ऐसे नाकारा बेटे को जन्म देकर वो शर्मिंदा है, उसका बेटा किसी काम का नहीं है। ये सुनकर शियून को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो हुमिन के पिता से कहता है, मुझे समझ में नहीं आता कि आप जैसे इंसान का बेटा इतना अच्छा कैसे हो सकता है। क्या आपको पता है, हुमिन हमारे स्कूल का हीरो है। सब लोग उसे फॉलो करते हैं क्योंकि वो हमेशा दूसरों की मदद करता है। मुझे तो शर्म आती है कि आप उसके पिता हैं। जूनताए और यूनताक शियून को चुप रहने को कहते हैं, लेकिन तब तक हुमिन का पिता गुस्से में आकर तीनों को घर से निकाल देता है। इसके बाद शियून अपने दोस्तों के साथ सीधे हुमान के पास जाता है, क्योंकि यूनियन के बारे में हुमान काफी कुछ जानता था। शियून हुमान से पूछता है कि हुमिन अभी कहाँ है। शुरू में हुमान कुछ भी बताने से मना करता है, लेकिन अब उसका भी यूनियन से दुश्मनी हो चुकी थी, इसलिए वो यूनियन के बारे में सारी बातें बता देता है कि असली बॉस है चेमन चोई, उसी के अधीन बेगजिन काम करता है और बेगजिन के अधीन स्कूल के कई स्टूडेंट्स हैं जो उसके लिए काम करते हैं। वो मोबाइल, बाइक, लैपटॉप जैसी चीजें चोरी करके ब्लैक मार्केट में बेचते हैं, लेकिन उनका असली बिजनेस है सस्ती कीमत में लोगों को मोटरसाइकिल बेचना और फिर उसी बाइक की डुप्लीकेट चाबी से उसे चुराकर वापस बेच देना।
इस तरह वे करोड़ों का धंधा चला रहे हैं। और अगर कोई विक्टिम पुलिस में शिकायत भी करता है तो कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं होता, सारा पेमेंट कैश में होता है। ये सब सुनकर शियोन युनटैक और जुनटैई को कहता है कि अभी कुछ मत करना, उसके पास एक प्लान है। ये कहकर वो बैकजिन से मिलने उसके बोलिंग क्लब में चला जाता है। उधर शियोन की चेतावनी के बावजूद युनटैक और जुनटैई बैकजिन के बाइक पैनल तक पहुंच जाते हैं, जहां चोरी की बाइकें रखी जाती हैं। उन्हें लगता है कि शायद वहीं उन्हें होमेन मिल जाएगा। इसी दौरान बैकजिन ने होमेन को उसके पहले काम के पैसे दिए थे। होमेन वो पैसे अपने घर पर अपने पापा के लिए छोड़कर निकलता है, तभी बैकजिन उसे एक टेक्स्ट करता है। उसे अब एक बाइक चुरा कर लानी होगी, नहीं तो वो उनके दोस्तों को नुकसान पहुंचाएगा। कोई और रास्ता न देख होमेन बाइक चुराने चला जाता है। वो बाइक लेकर लौट रहा होता है, तभी युनटैक उसे कॉल करता है, बट होमेन कॉल रिसीव नहीं करता। जुनटैई और युनटैक पूरा दिन होमेन का इंतजार करते हैं, बट उसी बाइक पैनल पर। लेकिन जब वो नहीं आता तो वे खुद अंदर जाने का फैसला करते हैं। वे खिड़की से झांकते हैं और देखते हैं कि वहां बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स रखे हैं। शायद यही बैकजिन के गैर कानूनी धंधे का सबूत है। वे किसी तरह खिड़की से अंदर घुस जाते हैं। उधर बैकजिन शियोन के पास आता है और उसे एक सीसीटीवी फुटेज दिखाता है, जिसमें जुनटैई और युनटैक बैकजिन के बाइक पैनल के अंदर हैं। बैकजिन कहता है कि अब उसके लोग उन्हें देख लेंगे। ये सुनकर शियोन डर जाता है और उन्हें बचाने के लिए भागने लगता है, लेकिन बैकजिन उसे मारने की कोशिश करता है। हालांकि शियोन की फाइटिंग स्किल्स की वजह से वो बैकजिन से खुद को बचा लेता है। तभी वहां होमेन आ जाता है। होमेन शियोन को देखकर बहुत गुस्से में आ गया। वो उसे वहां से निकल जाने को कहता है, लेकिन शियोन उसे बताता है कि जुनटैई और युनटैक खतरे में हैं। वे अभी बैकजिन के मोटे साइकिल पैनल में हैं। ये सुनकर होमेन शियोन को उन्हें बचाने भेजता है और खुद वहीं रहकर बैकजिन का सामना करना चाहता है। तब शियोन दौड़ते हुए अपने दोस्तों को बचाने निकल पड़ता है। इधर होमेन बैकजिन से कहता है कि आज के बाद वो उसके किसी भी गंदे काम का हिस्सा नहीं बनेगा, चाहे बैकजिन जो चाहे कर ले। इससे बैकजिन गुस्से में आकर उसे मारना शुरू कर देता है, लेकिन होमेन चुपचाप सहता है और वहां से शियोन के पीछे निकल जाता है। दूसरी तरफ बैकजिन के लोग युनटैक और जुनटैई पर हमला कर देते हैं। युनटैई अपनी टाइक्वांडो स्किल्स से एक एक करके उन्हें गिरा देता है, लेकिन वहां दो बहुत ताकतवर लोग थे जिनके सामने वो कमजोर पड़ने लगता है, क्योंकि उसके पैर में पहले से ही चोट थी। जब उनमें से एक युनटैक को मारने ही वाला था, तभी जुनटैई हिम्मत करके उस पर हमला करता है। उधर युनटैक एक लोहे का बैट लेकर उन्हें डराता है और फिर वो किसी तरह जुनटैई को लेकर वहां से भाग जाता है। शियोन उस वक्त उनके पास पहुंचने ही वाला था, तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है, जिसमें उसे बताया जाता है कि सुहू की हालत बहुत खराब हो गई है और शायद वो अब नहीं बचेगा। ये सुनकर शियोन जैसे अंदर से टूट जाता है। वो स्तब्ध होकर वहीं रुक जाता है और तभी उसका एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। उधर युनटैक और जुनटैई को बैकजिन के लोग पकड़ लेते हैं, क्योंकि जुनटैई चालाकी से बैकजिन की एक फाइल चुरा लाया था। वे लोग फाइल उससे छीन लेते हैं और दोनों को बुरी तरह पीटना शुरू कर देते हैं। तभी वहां होमेन पहुंचता है और जब वो अपने दोस्तों की हालत देखता है तो उसका गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है। वो एक एक करके सबको इतना मारता है कि वे सब बेसुध हो जाते हैं। वो गुस्से में एक को तो गला दबाकर जान से मारने ही वाला होता है। जुनटैई और युनटैक उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं रोक पाते। तभी जुनटैई उसे बताता है कि शियोन अब हॉस्पिटल में है। ये सुनते ही होमेन को जैसे होश आ जाता है और वो तुरंत उनके साथ हॉस्पिटल की तरफ भागता है। हॉस्पिटल पहुंचने पर वे जान पाते हैं कि शियोन फिलहाल कोमा में चला गया है। डॉक्टर बताते हैं कि उसकी चेतना तभी लौटेगी जब उसका शरीर खुद चाहेगा, क्योंकि वो काफी समय से सही से सो नहीं रहा था और अब उसका शरीर खुद ही गहरी नींद की जरूरत महसूस कर रहा है। इसी बीच शियोन की मां होमेन, युनटैक और जुनटैई के पास आती हैं, लेकिन वो उन पर गुस्सा नहीं होती, बल्कि वो उनसे विनती करती हैं कि वे शियोन की जिंदगी से दूर हो जाएं, क्योंकि शियोन ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है और अब उन्हें खुद ही उसका साथ छोड़ देना चाहिए। ये सुनकर तीनों दोस्त चुप हो जाते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि शियोन की मां सही कह रही हैं। इसके बाद जब होमेन घर लौटता है तो वो देखता है कि पहली बार उसके पिता ने उसके लिए खाना बनाया है। वो उसे वही पैसे देते हैं जो होमेन लेकर आया था और कहते हैं कि इन पैसों को जहां से लाया था वहां वापस कर दे।
फिर वे कहते हैं, तेरे दोस्त तुझे ढूंढने आए थे, पर उनमें से एक लड़का नया लगा। वो पूरा एटीट्यूड से भरा हुआ था। जैसे ही मैंने तेरे खिलाफ कुछ कहा, उसे जैसे सब कुछ अपने ऊपर लग गया। उसने कहा तू बहुत अच्छा है और तेरे जैसे बेटे को पाकर मुझे गर्व होना चाहिए। ये सुनकर होमिन समझ जाता है कि ये लड़का कोई और नहीं बल्कि शियून ही था। तब उसके पापा कहते हैं कि शायद मैं तेरे लिए अच्छा पिता नहीं बन पाया, मेरे पास खुद भी लाइफ में कोई नहीं था, लेकिन तू बहुत अच्छे दोस्त लेकर आया है, उन्हें कभी मत खोना। ये सुनकर हुमिन फूट फूट कर रोने लगता है। उसे शियून की बहुत याद आने लगती है। दूसरी ओर बैकजिन के लोग जब वो फाइल वापस लाते हैं जो जूनताई चुरा कर लाया था, बैकजिन पाता है कि उस फाइल में एक पेज गायब है। वो बहुत गुस्से में आ जाता है और अपने लोगों को आदेश देता है कि वो पेज जल्द से जल्द ढूंढा जाए। दूसरी ओर देखा जाता है कि जूनताई अकेले ही उस पेज को लेकर पुलिस स्टेशन में केस करने आया था, लेकिन एक पेज के आधार पर पुलिस किसी भी हालत में केस दर्ज नहीं करती। इसलिए जूनताई जल्दी जल्दी वहां से निकलने ही वाला था, मगर वहां बैकजिन के साथी खड़े थे। वे तभी जूनताई को वहां से उठा कर ले जाते हैं और उसके इस काम के लिए उसे जबरदस्त तरीके से पीटते हैं। फिर बैकजिन जूनताई को फोन करके पूछता है कि उसने जरूर उसके फाइलों की तस्वीरें ली होंगी और अब वो तस्वीरें कहाँ रखी हैं। तब जूनताई कहता है कि वो एक एक करके सारी तस्वीरें डिलीट कर देगा। हालांकि बैकजिन अपने साथियों को पीछे हटने का इशारा करता है, लेकिन फिर भी उसके लोग जूनताई को और पीटना शुरू कर देते हैं। तभी वहां शानजी आ जाता है। शानजी तब जूनताई से बैकजिन की बात मानने को कहता है, लेकिन जूनताई बहुत हिम्मत करके सबके सामने कहता है कि अगर तुम लोग मुझे यहाँ मार भी डालोगे तो अब भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने दोस्तों के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। शानजी को आज जूनताई के अंदर कोई डर नजर नहीं आ रहा था और उसके अंदर कुछ गिल्ट भी महसूस हो रहा था। इसलिए वो बैकजिन के आदमियों से जूनताई को बचा लेता है और होमिन को फोन करके कहता है कि जूनताई को वहां से ले जाए। वो जूनताई को कंधे पर उठा के वहां से ले जा रहे थे, लेकिन जाने से पहले होमिन पहली बार दिल से शानजी को धन्यवाद देता है, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि जूनताई को शानजी ने ही बचाया है। दूसरी ओर चेयरमैन जुई को पता चलता है कि एक लड़का पुलिस स्टेशन में उनके बिजनेस का एक पेज लेकर गया था। ये जानकर वो बैकजिन पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अब वो बैकजिन को आखिरी चेतावनी देता है कि अगर आगे कोई भी गलती हुई तो मैं तुझे खत्म कर दूंगा। उधर हुमिन जुनताई को देखकर महसूस करता है कि उसी की वजह से बार बार उसके दोस्त मुश्किल में पड़ रहे हैं, इसलिए अब वो फैसला करता है कि बैकजिन के साथ सब कुछ एक बार में खत्म कर देगा। इसके लिए वो अगले दिन एक बड़ा सा स्पीकर लेकर बैकजिन के स्कूल चला जाता है और वो सबके सामने बैकजिन को बुलाकर चैलेंज देता है कि मैं युंगजांग हाई स्कूल की ओर से यूनियन के सभी सदस्यों को चुनौती दे रहा हूँ। हम सब एक फाइनल फाइट चाहते हैं। अगर इस फाइट में योंगजांग हाई स्कूल के लड़के जीत गए तो बैकजिन को अपनी यूनियन हमेशा के लिए बंद करनी होगी, और अगर हम हार गए तो योंगजांग हाई स्कूल का हर लड़का यूनियन का सदस्य बन जाएगा, जैसा कि बैकजिन चाहता है। इतना बड़ा फाइट का चैलेंज सुनकर बैकजिन मान जाता है, जो कि उसने बहुत कॉन्फिडेंस था कि फाइट में जीतना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद होमिन शिप के शियून को देखने जाता है, लेकिन वहां शियून की माँ उसे देख लेती हैं। होमिन तब शियून की माँ से माफी मांगकर वहां से जाने ही वाला था, लेकिन तभी शियून की माँ उसे शियून के पास ले जाती हैं और वो होमिन से उस दिन के अपने व्यवहार के लिए माफी मांगती हैं और कहती हैं कि शियून के लिए अब उसे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। शियून सिर्फ एक गहरी नींद में है, वो तभी जागेगा जब उसका शरीर चाहेगा। उधर शियून अपनी कल्पना में भीमसिंह को देखता है, जहां भीमसिंह बार बार उससे कह रहा होता है, मुझे अकेला मत छोड़ शियून, मैं बहुत अकेला हो गया हूँ, अगर हो सके तो मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से ही तेरी जिंदगी ऐसी हो गई है। तब शियून उसे कहता है कि मैं तेरे पास नहीं रह सकता, मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, लेकिन तूने अपनी गलती स्वीकार की, इसके लिए मैं खुश हूँ, और चाहे कुछ भी हो जाए मैं कभी ये नहीं झुटला सकता कि तू हमारा दोस्त है। ये कहकर शियून भीमसिंह से विदा लेता है और उसी वक्त कोमा से जाग जाता है। मगर तभी वो बहुत बेचैन उठता है, क्योंकि एक्सीडेंट से पहले उसे सुहू को लेकर कोई बुरी खबर मिली थी, इसलिए वो अपने बीमार हालत में ही वहां से उठकर चल पड़ता है। लेकिन तभी वहां होमिन आकर उसे शांत करता है
और कहता है कि अब उसे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, सुहू बिल्कुल ठीक है और पहले से बेहतर हालत में है। होमिन तब खुद शियून को सुहू से मिलने जाने को कहता है और जब शियून देखता है कि सुहू अब ठीक है तो उसमें जैसे जान वापिस आ जाती है। इसके बाद शियून से मिलने बाकी दोस्त भी वहां आ जाते हैं और शियून इस बार की फाइनल फाइट का मौका किसी भी हालत में मिस नहीं करना चाहता था। इसलिए अगले दिन थोड़ी सी स्वस्थ होकर वो अपने दोस्तों के साथ उस मैदान में पहुंच जाता है जहां फाइट होने वाली है। शियून जगह को बहुत ध्यान से देखता है, फिर हुमिन से कहता है कि फाइट की तारीख को 2 दिन पीछे कर दें। अगर वे सच में जीतना चाहते हैं तो उन्हें कुछ रणनीति बनानी होगी, क्योंकि बैकजिन की यूनियन के सदस्य संख्या में बहुत हैं और वे सब अच्छे फाइटर हैं। इसलिए उन्हें योजना बनाकर बैगविन के उसमें शामिल लोगों की संख्या कम करनी चाहिए। इसके बाद शियून योजना लेकर स्यांजी के पास जाता है, क्योंकि उससे बैगजिन के साथ कुछ टकराव चल रहा था। शियून स्यांजी से यूनियन के खिलाफ फाइट जीतने में मदद मांगता है। स्यांजी पूछता है कि इसमें उसका लाभ क्या होगा। शियून बताता है कि यूनियन द्वारा अधिकांश अपराध स्यांजी ने किए हैं और अब वो यूनियन से दूर है। अगर वे यूनियन को पूरी तरह नष्ट कर सकते हैं तो पुलिस की फजीहत से उसे छुटकारा मिल जाएगा। वो आसानी से सब सबूत मिटा सकता है और फिर उसे कभी किसी पुलिस मामले में नहीं फंसना पड़ेगा। उसके सारे अपराध मिट जाएंगे और वो दोबारा जी सकता है। स्यांजी इस पर बहुत सोचकर तैयार हो जाता है। शियून की योजना थोड़ी अलग तरीके से थी। वो यूनियन को अंदर से ही तोड़ना चाहता था, इसलिए वो हुमिन की मदद लेता है, क्योंकि हुमिन यूनियन के एक ग्रुप का हिस्सा था। शियून हुमिन को कहता है कि वो उस ग्रुप के सदस्यों के बीच अफवाह फैलाए कि यूनियन के एक पेज चोरी हो जाने के बाद पुलिस यूनियन के पूरे फंड की जांच शुरू कर चुकी है और बैकजिन उन पैसे को लेकर भागने की योजना बना रहा है। हुमिन ये खबर फैलाता है, जिससे यूनियन के लिए काम करने वाले कई छात्रों को बहुत गुस्सा आता है। वे बैकजिन के पास पैसे पाते थे, लेकिन बैकजिन उन्हें धोखा देकर चला जाएगा। लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बैकजिन बहुत शक्तिशाली था। उसी दिन बहुत सारे छात्र यूनियन छोड़ देते हैं। इस तरह यूनियन के सदस्यों की संख्या कम होती चली जाती है और हुमिन इसे पूरी तरह नियंत्रित करता है। फाइट का दिन आता है। बैकजिन अपनी टीम को देखता है और पाता है कि बहुत सारे लड़के गायब हैं। उसे शक होता है कि पीछे शियून का हाथ है, क्योंकि शियून हमेशा दिमाग से काम करता है। वहीं जब शियून फाइट के लिए मैदान में आ रहा था, तभी स्यांजी उसे एक संदेश भेजता है कि बैकजिन के खिलाफ सभी सबूत उसके बोलिंग क्लब में हैं। शियून तुरंत वहां पहुंच जाता है। स्यांजी एक फोन दिखाता है जिसमें सारी जानकारी है। जब शियून फोन लेने के लिए जाता है, तभी पीछे से एक आदमी उसका गला घोंटता है। ऑक्सीजन न मिलने के कारण शियून बेहोश हो जाता है। यह ज्ञात होता है कि स्यांजी वास्तव में ये सब इसलिए कर रहा था, इसलिए क्योंकि वो शियून से बदला लेना चाहता था। दूसरी ओर हुमिन पहले ही स्कूल के सभी छात्रों को बता चुका था कि वे यूनियन के खिलाफ फाइट करने जा रहे हैं और इसमें जो चाहे हिस्सा ले सकता है। जब जूनताए और यूनताक फाइट के लिए जा रहे थे, वे देखते हैं कि इस फाइट में हुमिन के बुलावे पर बहुत सारे छात्र आ गए हैं, जिससे टीम बड़ी बन गई है। सबसे मजेदार बात यह है कि ह्यूमन भी अपने साथ कुछ दोस्तों को लेकर आता है। उसका भी बैकजिन से बहुत गुस्सा था। इस दौरान जूनताए उसके सामने आता है और कहते हैं, अब चाहे तुम हमारी टीम में क्यों ना आओ, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुम मेरे लिए हमेशा एक अपदार्थ रहोगे। यूनताक उसे इतनी गंभीर समय में लड़ने से मना करता है। फिर सब फाइट के लिए बाहर निकलते हैं। उसी समय भारी बारिश हो रही थी। हुमिन पूछता है कि सब तो आ गए, लेकिन शियून कहाँ है? जूनताए अपना फोन चेक करता है और देखता है कि शियून ने संदेश भेजा है कि वो बोलिंग क्लब में है। कुछ ही देर में फाइटिंग एरिया में पहुंच जाएगा। जूनताए कई बार कॉल करता है शियून को, पर शियून फोन नहीं उठाता। इससे सभी चिंतित हो जाते हैं। चूंकि हुमिन और यूनताक मुख्य फाइटर थे, उन्हें फाइटिंग एरिया जाना ही था। इसलिए जूनताए दौड़कर शियून को देखने जाता है। इधर दोनों टीमें फाइट के लिए तैयार होती हैं। जैसे ही फाइट का समय आता है, हुमिन सबसे पहले छाता फेंक कर दौड़ता है और फाइट शुरू हो जाती है। हर कोई अपनी तरह से बदला लेता है। युनजांग हाई स्कूल और यूनियन के बीच पुरानी दुश्मनी थी।
हुमिन एक एक करके लड़कों को मारते हुए बैकजिन की ओर बढ़ता है। बैकजिन हुमिन के आने तक वहीं इंतजार करता है। इस दौरान जूनताई तेजी से बोलिंग क्लब की ओर जाता है और वहां पहुंचकर शियुन होश में आता है। वो स्यांजी के एक आदमी से फाइट शुरू करता है, उसे बुरी तरह घायल कर देता है। शियुन भागने लगता है, जूनताई भी वहां पहुंचता है। वो उस आदमी को एक गेंद से मारता है, लेकिन वो आदमी बहुत ताकतवर था। उसने जूनताई को धक्का देकर नीचे गिराया और शियुन को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। जूनताई के चोटिल होने पर शियुन को गुस्सा आता है। वो उस आदमी को बेरहमी से मारता है, लेकिन उस व्यक्ति ने जूनताई के पैर को इतनी बुरी तरह से चोट पहुंचाई थी कि अब जूनताई आगे बढ़ना भी संभव नहीं था। इसलिए जूनताई शियुन को कहता है कि वो उसे छोड़कर फाइट में जाए, क्योंकि अब युनजांग हाई स्कूल के पास शियुन जैसी 3 अच्छी फाइटर थे। अगर शियुन देर होता, टीम हार सकती थी और यूनियन को बंद करने का मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। शियुन रिलक्टेंटली उस जगह छोड़ देता है, जूनताई को छोड़कर आगे बढ़ता है। हालांकि उसे बहुत तनाव था, लेकिन वो टीम को जीत दिलाने के लिए फाइट में चलता है। मैदान में फाइट पूरी शिद्दत से चल रही थी। कई लोग हार गए तो कई अब भी लड़ रहे थे। युनताक लगातार यूनियन के सदस्यों को हराता जा रहा था। दूसरी ओर युनमान यूनियन के लड़कों से मार खा रहा था, लेकिन इतना मार खाकर भी हार नहीं मानता। इस बीच हुमिन के अंदर बैकजिन के प्रति गहरा गुस्सा था, क्योंकि उसकी वजह से वो यहाँ पहुंचा था। इसलिए पहली बार उसने बैकजिन को हाथ लगाया। बैकजिन भी बदला लेने की कोशिश में हुमिन को कड़ी मार देता है, लेकिन हुमिन लगातार बैकजिन के एक हाथ पर वार करता है ताकि वो कमजोर हो जाए। कुछ देर बाद बैकजिन हुमिन की सिर पर ऐसा हमला करता है कि वो दर्द से जमीन पर गिर जाता है। फिर उसे उठने की शक्ति नहीं बचती। चूंकि हुमिन टीम का लीडर था और वो हार चुका था, सभी फाइट रोक देते हैं। तब बैकजिन चिल्लाता है, ये फाइट यहीं खत्म, हमारी यूनियन जीत गई है। आज से युनजांग हाई स्कूल यूनियन का हिस्सा। अगर किसी को कोई आपत्ति है तो मेरे साथ फाइट करने आए। ये सुनकर कोई आगे नहीं बढ़ता। थोड़ी देर बाद युनटाक सामने आता है, लेकिन तभी पीछे से शियुन आता है और युनटाक को हटाकर बैकजिन के साथ फाइट करने दौड़ता है। शियुन अपनी उंगलियों में कुछ रिंग पहनकर सीधे बैकजिन के पैर पर वार करता है। उसकी फाइटिंग स्किल बाकी से अलग थी और चूंकि बैकजिन उसके साथ पहली बार फाइट कर रहा था, इसलिए वो उसकी रणनीति समझ नहीं पाता। तब तक शियुन ने बैकजिन के पैर को काफी हद तक बेकार कर दिया, लेकिन बैकजिन हार मानने को तैयार नहीं था। वो फिर उठकर शियुन को बहुत मारता है। शियुन लगातार अपनी चोटिल जख्म वाले पैर पर हमला करता रहता है। बैकजिन अब अपना सारा गुस्सा शियुन पर निकालता है, उसे जितना हो सके मारता है। इस बार शियुन उठने लायक ताकत नहीं रहा, अर्थात इस फाइट में बैकजिन जीत जाता है। क्या रे, इतनी कोशिश के बाद भी मुझे हरा नहीं पाया? अब तो तुम्हारी सारी ताकत भी खत्म हो गई है। आज से तुम सब भी मेरे यूनियन के सदस्य हो। तूने जानबूझकर मेरी टांग पर वार किया था, ये तो तेरी पहले से प्लानिंग थी ना? और क्या क्या प्लान है तेरे पास शियुन? शियुन तब शांत होकर जवाब देता है, तू बस देखते जा। असल में शियुन भी बहुत स्मार्ट था। उसने लड़ाई से एक दिन पहले ही हुमिन को बोल दिया था कि वो बैकजिन के साथ लड़ाई में जानबूझकर जल्दी हार जाए, ताकि बैकजिन की सारी एनर्जी खत्म हो जाए। इस बीच हुमिन खुद को फिर से रिचार्ज कर सके। उनका प्लान वैसे ही काम करता है। शियुन हार जाता है और उसके बाद हुमिन लड़ने आता है। अब हुमिन लगातार बैकजिन पर हमला करता है, लेकिन बैकजिन में अब और लड़ने की ताकत नहीं बची थी। बहुत ही कम समय में बैकजिन हार जाता है। फिर हुमिन सबके सामने जोर से कहता है, आज की लड़ाई यहीं खत्म होती है। आज से यूनियन का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, क्योंकि बैकजिन ने खुद सबके सामने चैलेंज स्वीकार किया था। अगर यूनियन हार गया तो वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अगर उसमें जरा भी आत्मसम्मान है तो वो अब कभी यूनियन नहीं चलाएगा। इस तरह यूनियन और युनजांग हाई स्कूल की लड़ाई का अंत होता है। चारों दोस्त शियुन, हुमिन, युनटाक और जुनटाई वहां से एक साथ लौटते हैं। वे इतने थक चुके थे कि कार में पूरा रास्ता सोते हुए आते हैं।
ऐसा लग रहा था जैसे वे कई सालों से सोए ही नहीं थे। उस दिन के बाद शहर भर में एक गहरी शांति छा जाती है। स्कूल भी अब शांतिपूर्ण हो जाता है। यूनियन के सारे अड्डे खाली पड़े रहते हैं। यहाँ तक कि बैकजिन भी उस हार के बाद अचानक गायब हो जाता है। उसके बाद से किसी ने उसे कभी नहीं देखा। फिर एक दिन सोह और हुमिन बातें कर रहे होते हैं, तभी शियुन को एक कॉल आता है। कॉल मिलते ही वो बहुत उत्साहित हो जाता है और दौड़ने लगता है। उसके पीछे उसके 3 सबसे करीबी दोस्त भी दौड़ते हैं। शियुन जब एक जगह रुकता है, तब हुमिन उससे कहता है, यही दिन तो तू कब से इंतजार कर रहा था। शियुन दौड़कर उस शख्स की तरफ जाता है जो सामने बैठा है। सोह मतलब सोह को होश आ गया है। शियुन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। सोह उसकी तरफ देखकर कहता है, क्या रे गधे, तेरे पीछे ये लोग कौन हैं? शियुन कुछ देर चुप रहता है और फिर कहता है, ये मेरे दोस्त हैं। ये सुनकर सोह बहुत खुश हो जाता है और कहता है, वाह, तू तो अब सच में सुधर गया है। चलो, दोस्त बनाना तो सीख ही गया तू। सोह की बात सुनकर शियुन बहुत दिनों बाद दिल से हंसता है। दूसरी तरफ चेयरमैन चुई को देखा जाता है, जो सैंग जी को बुलाकर कहता है कि अब वो यूनियन की सारी जिम्मेदारी उसे सौंपना चाहता है। अब सीरीज के एकदम आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि बैकजिन मर चुका है और शियुन, हुमिन, युनटाक, जुनटाई ये सब उसके फ्यूनरल में मौजूद हैं। हुमिन वहाँ बहुत रो रहा होता है, क्योंकि चाहे जो भी हुआ हो, बैकजिन उसका बचपन का दोस्त था और हुमिन उसे दिल से हमेशा बहुत प्यार करता था। इसी भावुक दृश्य के साथ सीजन 2 की कहानी खत्म हो जाती है। अंतिम सीन से लगता है कि शायद यह सीजन 3 के लिए कोई इशारा हो सकता है। हालांकि वीक हीरो क्लास के सीजन 3 को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक अपडेट नहीं आया है, पर उम्मीद है कि जल्द ही कुछ नई जानकारी मिलेगी। तो आपको अब तक के ये दोनों सीजन कैसे लगे, नीचे कमेंट में जरूर बताइए। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में।